हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न पत्र करेंगे फॉर क्लास 6। विषय रहेगा विज्ञान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए गए हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो यहाँ से आप सामान्य निर्देश पढ़ेंगे, जिसमें आपको जो है यहाँ पर खंड क में प्रश्न संख्या 1 से 12 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न मिलेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द या एक वाक्य में देना होता है। खंड ख में आपको 2 से 11 जो है लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न मिलेंगे और खंड ग में प्रश्न संख्या 12 से 15 योग्यता आधारित प्रश्न रहेंगे। सबसे पहले खंड क करेंगे, तो निर्देशानुसार बताइए कि दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हमेशा वसायुक्त आहार खाने से व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। तो देखिए, हमेशा अगर हम फैटी चीज़ें खाएंगे, जैसे वसायुक्त आहार खाएंगे, मक्खन है, इसके अलावा और भी जो तली हुई चीज़ें हैं, तो उनसे क्या होता है, हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। हमें खाने के लिए सारे पोषक तत्व चाहिए हमारे खाने में, जैसे कि हरी सब्जियां हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वो सभी होना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, तो बिल्कुल ठीक है बच्चों, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। नेक्स्ट देखिए, हम एक मुड़े हुए पाइप के अंदर से दूसरी तरफ देख सकते हैं। मुड़ा हुआ पाइप है, मान लीजिए एक पाइप है, तो इस तरह से ये मुड़ा हुआ पाइप है, तो क्या हम इसके अंदर से यहाँ से जो है दूसरी तरफ देख पाएंगे? तो नहीं देख पाएंगे। अगर मुड़ा हुआ पाइप होता है तो नहीं देखेंगे, लेकिन अगर सीधा पाइप है तो हम देख पाएंगे, क्योंकि प्रकाश जो है वो कैसे चलता है, हमेशा सीधी रेखा में चलता है और इसीलिए हम सीधा देख पाते हैं, लेकिन मुड़ी हुई पाइप में नहीं देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है, ये बिल्कुल ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एक विद्युत सेल में विद्युत धारा की दिशा, तो विद्युत धारा की दिशा जो है वो कहाँ से कहाँ होती है? पॉजिटिव टर्मिनल से किस तरफ होती है? नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि चुंबक को डैश करें तो वो अपने गुण खो देते हैं। तो यदि चुंबक को हम गर्म करते हैं तो चुंबक क्या होगी, अपने गुण जो है वो खो देगी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश झाड़ियां और पेड़ पौधों की 3 जो है क्या है, श्रेणियां हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, शाक, झाड़ियां और पेड़ पौधे, हर्ब, शर्ब और ट्रीज जो होते हैं, ठीक है, शाक आ जाएगा, शाक। नेक्स्ट, वह स्थान जहाँ जीव रहते हैं क्या कहलाता है? तो वह स्थान जहाँ जीव रहते हैं वो क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में आपको देने हैं। विद्युत सेल के अंदर विद्युत का स्रोत क्या है? तो विद्युत सेल जो होती है उसके अंदर क्या भरा होता है? उसके अंदर रसायन भरा होता है। अगर आप सेल को तोड़कर देखोगे तो उसके अंदर आपको एक तरह का केमिकल मिलेगा और उस केमिकल से ही, उस रसायन से ही विद्युत सेल में विद्युत का जो है विद्युत ऊर्जा वो बनती है। तो क्या हो जाएगा, रसायन हो जाएगा। पत्थर का टुकड़ा एक अपारदर्शी वस्तु है, क्यों? तो देखिए, वस्तुएं हमने पढ़ा है 3 तरह की हैं, एक अपारदर्शी होती हैं, एक पारदर्शी और एक पारभासी। अपारदर्शी कौन सी होती हैं? जिनके अंदर से प्रकाश जो है वो आर पार नहीं आ जा सकता, उनको हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो पत्थर का टुकड़ा भी कैसा है, अपारदर्शी है, क्योंकि यह प्रकाश को पार होने नहीं देता है, इसीलिए क्या है, ये अपारदर्शी है। अगर कोई भी वस्तु अपने अंदर से प्रकाश को आर पार होने देती है तो हमें वो उसके जो है दूसरी तरफ दिखाई देता है, तो वो क्या कहलाती है, पारदर्शी कहलाती है, और धुंधला दिखाई देता है तो पारभासी। कैक्टस में पौधे के तने का रंग कैसा होता है? तो कैक्टस में पौधे के तने का रंग हरा होता है। नेक्स्ट देखिए, धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से कौन रोकता है? तो हम जो हमारी जो नाक है उसके अंदर क्या होता है, श्लेष्मा होता है, और जो बाल होते हैं वो धूल के कणों को श्वसन तंत्र, जो हमारा सांस लेने वाला तंत्र है, उसमें जाने से रोकता है। तो आप यहाँ से कर लेंगे, नासिका के बाल और श्लेष्मा ये जो है धूल के कणों को जाने से रोकता है। नेक्स्ट देखिए, खंड ख दिया गया है, तो ये हमारे हो गए यहाँ पे 12 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ आपके पहला जो खंड है उसमें 12 क्वेश्चन आपके हैं 1 मार्क के। नेक्स्ट देखिए, खंड ख में हमारे आहार में आहरी रेशों का क्या लाभ होता है? तो आहरी रेशे कौन से होते हैं? आहरी रेशे यानी जैसे कि जो हम सलाद खाते हैं वो आहरी रेशे हैं, ठीक है। तो उसका क्या लाभ होता है? तो भोजन की मात्रा को बढ़ाने और मल त्याग करने में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं, आहारी रेशे। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? तो संतुलित आहार कौन सा आहार होता है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हों, उसे संतुलित आहार कहते हैं। तो पोषक तत्वों से भरपूर आहार जिसमें आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व, रेशा और पानी हो, ऐसा आहार क्या कहलाता है? ऐसा आहार जो है वो संतुलित आहार कहलाता है। नेक्स्ट देखिए,
वायु के बिना जीवन संभव नहीं है, कोई 2 कारण आपको लिखने हैं। तो वायु हमारे लिए क्यों ज़रूरी है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए वायु जो है पौधों में भोजन बनाने के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। आप सब बच्चे जानते हैं पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है? वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है वायु से। वायु के बिना जीना जो है संभव नहीं है, तो पौधों में भोजन बनाने के लिए कच्चा माल प्रदान करता है और जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? वो भी वायु से ही मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें अथवा में दिया गया है, पवन चक्की द्वारा हम विद्युत बना सकते हैं और कुओं से पानी खींच सकते हैं। तब हम यह कैसे कह सकते हैं कि पवन चक्कियाँ जो है वो पर्यावरण की हितैषी हैं, ठीक है? उसके बाद इसमें देखिए, इसमें आप कैसे लिखेंगे इसका आंसर? तो पवन चक्की जो है वो प्रदूषण रहित होती है, ठीक है? उसमें किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं फैलता और ये एक असीमित संसाधन है। ऐसा नहीं है कि देखिए हवा तो रहेगी ही, तो उस पवन से हम ये जो बिजली है वो बहुत लंबे टाइम तक बना सकते हैं, तो ये एक असीमित संसाधन है। नेक्स्ट देखिए, पौधों में पत्तियों के कोई 2 लाभ लिखने हैं आपको। पौधों में पत्तियों का क्या-क्या कार्य रहेगा? एक तो प्रकाश संश्लेषण के में जो है पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया रहती है। दूसरा, पौधे के अंदर वाष्पोत्सर्जन, यानी जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है, उनके अंदर अतिरिक्त पानी होता है, वो भाप बनकर वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों से बाहर निकलता है, ठीक है? तो ये 2 कार्य इसके इम्पोर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, विद्युत परिपथ में स्विच जो होता है उसकी क्या आवश्यकता होती है? तो विद्युत परिपथ में स्विच की आवश्यकता क्यों है? तो विद्युत स्विच जो है वो बिजली के प्रवाह को रोकता या चालू करता है, यानी जो बिजली फ्लो कर रही है, लाइट जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उसको रोकना है, उसको बहने देना है, तो ये काम किसका होता है? स्विच का होता है। जैसे आप फैन का स्विच होता है, आप उसको ऑन करते हो तो फैन चल पड़ता है, यानी उससे क्या हुआ? विद्युत परिपथ के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, वो उसके अंदर आ गई है स्विच के ऑन होने से। तो ये क्या करता है? ये जो सर्किट होता है, परिपथ होता है, उसको पूरा करता है या तोड़ता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूर्य को एक दीप्त पिंड क्यों कहा जाता है जबकि चंद्रमा को नहीं कहा जाता? तो सूर्य को दीप्त पिंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्य का क्या होता है? अपना प्रकाश होता है। सूर्य स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है, जबकि चंद्रमा जो है वो कोई भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। इसीलिए सूर्य जो है क्या है? एक दीप्त पिंड कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, रूपा का हाथ जो है वो पिन होल्डर से गलती से टकरा गया और पिन होल्डर वो मेज से कालीन पर गिर जाता है। वह आश्चर्यचकित थी कि पिन होल्डर से कोई भी पिन बाहर निकलकर नहीं गिरी। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? जो पिन होल्डर होता है, पिन होल्डर यानी जैसे जो हमारी जो ऑल पिन्स होती हैं उनको रखने के लिए जो होल्डर होता है उसके अंदर क्या लगा होता है? उसके अंदर एक मैग्नेट लगी होती है, चुंबक लगी होती है, जिसके कारण क्या होता है? वो सारी पिन उस चुंबक के कारण उसके अंदर ही चिपकी रहती हैं। तो उससे बेशक वो होल्डर गिर गया, लेकिन उसमें पिन क्यों नहीं गिरी? क्योंकि उसके अंदर क्या था? चुंबक था, जिसकी वजह से वो सारी पिन जो है नीचे नहीं गिरी। तो आंसर कैसे लिखेंगे? पिन होल्डर में कुछ चुंबकीय पदार्थ होता है, इस पदार्थ से पिन हमेशा उसकी तरफ क्या रहती हैं? आकर्षित रहती हैं और पिन होल्डर गिरने के बाद भी इसीलिए पिन जो है वो नहीं गिरी। नेक्स्ट देखिए, हरी गेंद और लाल गेंद दोनों की छाया अंधेरी काली प्रतीत होती है, क्यों? तो आपको पता है कि जो छाया बनती है, जो परछाई बनती है, वो हमेशा काले रंग की होती है, फिर वस्तु चाहे वो कितनी ही कलरफुल हो, कैसी भी हो। ठीक है? अब यहाँ पे समझेंगे कि छाया काली ही क्यों होती है। तो देखिए, जैसे छाया कब बनती है? मान लीजिए यहाँ पे कोई स्क्रीन लगी हुई है, ये एक बॉल है, आपने इसके ऊपर जो है क्या यहाँ पे टॉर्च आपने इसको लगाई। अब ये जो छाया बनेगी, जो परछाई बनेगी, वो परछाई कब बनती है? कोई भी वस्तु जब प्रकाश को रोकती है, ठीक है? रोकने की वजह से जो प्रकाश नहीं रुका वो तो किरणें आगे निकल जाएँगी, तो यहाँ पे प्रकाश दिखाई देगा। लेकिन इस स्थान में जो किरणें इसको आर-पार इसके नहीं जा सकी, तो आर-पार ना जा सकने के कारण यहाँ पे जो है प्रकाश नहीं होगा और ये उसकी क्या बनेगी? छाया बनेगी। अब छाया बनाने के लिए केवल प्रकाश की किरणों को रोकना है। अब वो किरणें किसके द्वारा रोकी जा रही हैं? वो वस्तु कलरफुल है, वो वस्तु ब्लैक एंड व्हाइट है, इस चीज़ से कोई मैटर नहीं करता। गेंद चाहे हरी हो, चाहे लाल हो, चाहे काली हो, चाहे पीली हो, कैसी भी गेंद हो, परछाई जो है वो हमेशा कैसी बनेगी? काली ही बनेगी। इसका आंसर लिखेंगे, वस्तु के रंग की परवाह किए बिना परछाई उस क्षेत्र में बनती है जो बाधा के कारण प्रकाश प्राप्त नहीं कर रही होती, इसलिए यह हमेशा कैसी होती है? यह हमेशा काली होती है।
नेक्स्ट है छाया निर्माण के लिए क्या आवश्यक परिस्थितियां होती हैं। तो छाया निर्माण के लिए क्या क्या चाहिए, अभी अभी हमने किया है। छाया निर्माण के लिए प्रकाश का स्रोत होना चाहिए, जैसे हमने बैटरी ली थी। एक अपारदर्शी वस्तु जो प्रकाश स्रोत और स्क्रीन के बीच में रखी गई हो, जैसे कि गेंद हमने ली। और तीसरा क्या होता है, स्क्रीन जिसके ऊपर जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है वो बनेगा, जो छाया बनेगी। अगला क्वेश्चन है हमारे घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है, व्याख्या करनी है। तो देखिए विद्युत मिस्त्री जो है रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है, क्योंकि अगर वो दस्ताने नहीं पहनेगा तो उसको करंट लगने का खतरा ज़्यादा होता है। तो रबड़ के दस्ताने वो क्या है, वो बिजली का झटका लग सकता है कि रबड़ जो है क्या है, वो एक कुचालक है। कुचालक क्या होते हैं, यानी जिसकी अंदर से विद्युत धारा पास नहीं हो सकती, ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम कुचालक कहते हैं। इस जैसे कि रबड़ है, इसके अंदर से विद्युत धारा पास नहीं होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए ये क्या है, एक कुचालक है। यह उसे बिजली के झटकों से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक फूल के किन्हीं 4 भागों के नाम जो है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। फूल के 4 भाग कौन कौन से हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, बाह्य दल होता है, फिर कलरफुल पंखुड़ियाँ होती हैं, पुंकेसर होता है, और चौथा कौन सा है, स्त्री केसर। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ इस तरह से बाह्य बाह्य दल होता है। उसके बाद जो है इसके अंदर क्या होती हैं, पंखुड़ियाँ। ठीक है, जो इस तरह से जो क्या होती हैं, पेटल्स होती हैं, इसकी पंखुड़ियाँ होती हैं। और इसके अंदर जो क्या होते हैं, पुंकेसर, और जो बीच में है वो क्या होता है, स्त्री केसर होता है। तो इस तरह से फ्लावर का डायग्राम बनता है। नेक्स्ट देखिए आलू आलू को पौधे के किस भाग से जो है किस भाग से प्राप्त होता है। तो आलू को पौधे के किस भाग से मंड या स्टार्च प्राप्त होता है। तो मंड या स्टार्च प्राप्त होता है, यानी मंड या स्टार्च क्या है, ये पौधे का भोजन है। और पौधे भोजन कहाँ बनाते हैं, पौधे भोजन पत्तियों के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, तो उनको मंड या स्टार्च प्राप्त होता है पत्तियों से। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है अग्रलिखित में उन पौधों की अलग सूचियां बनाइए जिनमें जालिका रूपी शिरा विन्यास और समांतर शिरा विन्यास है। तो जालिका रूपी जो शिरा विन्यास है वो किस तरह से होता है, जालिका रूपी कुछ इस तरह से होता है, जैसे पीपल के पत्ते का होता है ऐसे। और समांतर शिरा विन्यास कैसे होता है, जैसे केले के पत्ते का होता है, गेहूं की जो पौधा होता है उसकी पत्तियां होती हैं बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में, तो इसको बोलेंगे हम समांतर शिरा विन्यास, इसको बोलेंगे हम जालिका रूपी शिरा विन्यास। अब इसके अंदर कौन सा जालिका रूपी है और कौन सा इसके अंदर समांतर है। तो गेहूं जो है जालिका रूपी जालीनुमा शिराविन्यास किस किस का हो जाएगा, जैसे कि तुलसी है, धनिया है, गुड़हल है, ये जालिका नुमा हो जाएंगे। और समांतर में हो जाएंगे जैसे गेहूं है, मक्का जो है हो सकता है, और घास इसमें आ जाएगी। ये 3 एग्जाम्पल आपके समांतर शिराविन्यास के हैं, और 3 ही एग्जाम्पल आपके जो है वो किसके हैं, जालिका रूपी शिराविन्यास की हैं। नेक्स्ट देखिए चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ में कोई एक अंतर आपको बताना है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी देना है। तो चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ बहुत ही आसान है। चुंबकीय पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो चुंबकीय और आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे कि लोहा। अचुंबकीय पदार्थ कौन से होंगे, वे पदार्थ जो चुंबकीय और आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे कि कांच हो जाता है। नेक्स्ट देखिए एक खिलौना कार में उसकी लंबाई के साथ एक छड़ चुंबक छिपा हुआ है। तो खिलौना कार है, उसकी लंबाई के साथ एक छड़ चुंबक है, मान लीजिए ये एक छड़ चुंबक उसके अंदर छुपा हुआ है। दूसरे चुंबक का उपयोग करके आप कैसे पता लगाएंगे कि चुंबक का कौन सा ध्रुव कार के सामने की ओर है। तो बहुत सिंपल सी तरीके से इसको हम पता लगा सकते हैं। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास एक छड़ चुंबक है, अब हम एक और चुंबक लेते हैं, मान लीजिए ये इसका नॉर्थ सिरा है, ये इसका ये जो है उत्तर है, ये दक्षिण है। अब आप इसको इसके पास लेकर आइए, अगर ये इससे दूर भागता है, अगर जो आपके हाथ में चुंबक है ये दूर भागती है, आपकी तरफ आती है, तो मतलब ये भी कैसा है, नॉर्थ है, और ये साउथ हो जाएगा। लेकिन ये इससे चिपक जाती है, ठीक है, मान लीजिए ये आप इस तरह से लेकर आए हो और ये से चिपक गई, तो चिपकने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका दूसरा सिरा है यानी दक्षिण है, और ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर कर लेंगे। लिखना कैसे है, यहाँ से देख लेंगे। देखिए एक छड़ चुंबक लें जिसका उत्तर और दक्षिण ध्रुव जो है वो क्या हो, आपको पता हो। छड़ चुंबक के किसी एक ध्रुव जैसे कि उत्तर ध्रुव को धीरे धीरे खिलौना कार के सामने लेकर आए। यदि चुंबक और कार के बीच आकर्षण होता है तो सामने की ओर का ध्रुव जो है वो कैसा होगा, दक्षिण होगा।
और यदि कार और चुंबक के बीच क्या हो, प्रतिकर्षण हो, धकेलने वाला बल लगे, तो कार के ध्रुव का समान जो है उत्तर यानी समान ध्रुव समान उत्तर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट खंड ग दिया गया है। खंड ग में सबसे पहले आपको मिलान करो है। तो इसमें देखिए हड्डी और दंत क्षय, हड्डी और दंत क्षय के लिए यहाँ पे दिया गया है कि आप क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हड्डी और दंत क्षय के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, कैल्शियम होता है। आरक्तता किसकी कमी के कारण होता है, आरक्तता जो है वो लोहे की कमी के कारण होता है। कमजोर दृष्टि, कमजोर दृष्टि यानी आंखों का रोग किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की वजह से। तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल, कमजोर दृष्टि किसके कारण होती है, विटामिन ए के कारण। ठीक है, तो इसमें आपका विटामिन ए आ जाएगा, यहाँ से करेंगे, ये आ जाएगा विटामिन ए। बेरी बेरी किसकी वजह से होता है, विटामिन बी की कमी से। गेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, जिसके अंदर वो गर्दन जो है वो फूल जाती है। और रिकेट्स जो है वो किसकी वजह से होता है, विटामिन डी के कारण रिकेट्स होता है। तो इनके आंसर इनके सामने लिखे गए हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, बूझो अपने गांव के लिए रेल यात्रा करते समय खिड़की के पास जो है बैठ जाता है। ठीक है, आप देखिए, वह ठंडी हवा, बादल, पहाड़, नदियां, विभिन्न पौधों और जानवरों के सुंदर दृश्य का आनंद ले रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां लाखों वर्षों से जीवन जो है वो सतत बना हुआ है और वायु की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो आपको इनमें से क्वेश्चन बताने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, तो गलत वाला बताना है। तो समस्त सजीवों को सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल ठीक है। हम हवा को महसूस तो कर सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते, ठीक है। चलती हवा से पतंग उड़ाना संभव हो जाता है, ये भी ठीक है। हवा हर जगह उपस्थित होती है लेकिन मिट्टी में नहीं, तो ऐसा नहीं होता, मिट्टी के अंदर भी हवा उपस्थित होती है। तो ये डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसकी गति में पवन सहायता नहीं करती, किसकी गति में पवन सहायता नहीं करती है, फिरकी, वात सूचक, छत का पंखा, नौकायान। तो नौकायान में भी सहायता करती है, हवा की वजह से नौकायान जो है उसको हम बैलेंस करते हैं, वात सूचक में भी और फिरकी में भी। लेकिन छत का पंखा हवा से नहीं चलता, ये बिजली से चलता है। यदि वायु ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो क्या होता है, तो यदि वायु जो है कहीं पे भी ठंडी सतह के संपर्क में आएगी तो वो संघनित हो जाएगी और सतह पर पानी की बूंदें दिखाई देने लगेंगी। आप फ्रिज में से एक बोतल अगर बाहर निकाल के रखते हो, कुछ देर बाद देखते हो कि बोतल के चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है, लेकिन वो पानी क्या बोतल में से निकलता है, नहीं, बोतल में से नहीं निकलता। तो क्या होता है, तो वायु के अंदर जो जलवाष्प होते हैं ना, वो उस बोतल से क्या करते हैं, टकराते हैं, उनका तापमान कम हो जाता है और वो संघनित हो जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, कुछ चने और 3 कटोरे लीजिए, आइए इन 3 कटोरों के मजेदार नाम रखें। आपका जो 3 कटोरे लिए हैं उनका नाम है चिंकू, पिंकू और टिंकू। चिंकू कटोरे में 10 जो है चने डालकर पानी से भर दीजिए। तो चिंकू कटोरे में क्या किया, उसमें 10 चने डालकर पानी से इसको अच्छे से कवर कर दिया है। अगले ने क्या किया, पिंकू कटोरे में एक सिला कपड़ा और कुछ रुई का टुकड़ा डाल दीजिए और अब उतने ही चने इस कटोरी में रख दीजिए। यह ध्यान रखिए कि रुई या कपड़ा गीला ना हो, गीला रहे। तो कपड़े के अंदर जो है थोड़े से चने डाल के और वो रख दिया अच्छे से। टिंकू कटोरे में उतने ही चने डालिए और इस कटोरे में कुछ ना डाले, मतलब केवल चने डाल के रख दिए हैं। एक के अंदर तो पानी डाल दिया, एक के अंदर कपड़ा गीला करके उसके अंदर चने रख दिए और एक के अंदर जो है कुछ भी नहीं है, केवल चने चने पड़े हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि किन कटोरों में बीजों को भरपूर मात्रा में हवा मिल रही है। तो हवा, केवल हवा बताना है। तो एक तो जिसके अंदर जो है केवल चने डाले हुए हैं तो वो कौन है, टिंकू है। एक जिसके अंदर कपड़े से रैप करके उसको रखा हुआ है वो है सेकंड वाला, ठीक है। तो यानी पिंकू और टिंकू। अब बात करते हैं जो पहले वाला है चिंकू, उसके कटोरे में क्या हुआ, तो उसने जो है पूरा कटोरे को पानी से कवर किया हुआ है, इसीलिए हवा इसमें जो है बहुत ही कम होगी, यानी ना के बराबर ही हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, किन कटोरों में बीजों को पानी मिल रहा था। तो बीजों को पानी किन में मिल रहा था, एक तो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी था और एक जिसके अंदर कपड़े से लपेटा हुआ था। तो चिंकू और पिंकू दोनों को ही बीजों को दोनों ही कटोरों में बीजों को पानी मिल रहा था। इनमें से किन किन कटोरों में बीज अंकुरित हुए, तो किस किस में होंगे, तो केवल पिंकू वाले में होंगे, क्योंकि एक तो पानी से कवर है उसमें नहीं होंगे, एक खाली है, ना तो नमी है उसके अंदर ना पानी है, तो उसके बीज भी अंकुरित नहीं होंगे। तो जिसने कपड़े में अच्छे से लपेट के रखा है ना, गीला कपड़ा करके, उसके बीज अंकुरित हो जाएंगे, पिंकू के हो जाएंगे।
आपको किस कटोरे में कोई बदलाव नहीं दिखा? किसी भी कटोरे में कोई बदलाव नहीं दिखा, या पिंकू के कटोरे में, या सभी कटोरों में बदलाव दिखा, या पिंकू? तो इसमें क्या आ जाएगा? पिंकू आ जाएगा। ठीक है, टिंकू। जिसके अंदर कुछ भी नहीं था ना पानी डाला, ना ही कपड़े को गीला करके रखा, तो उसके अंदर कोई बदलाव दिखाई जो है नहीं देगा, तो वो कौन था? टिंकू। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 दिसंबर 2004 में अंडमान द्वीप समूह के जंगलों में रहने वाले कुछ जनजातीय लोगों ने जानवरों का अलग सा व्यवहार देखा। उन्हें किसी खतरे की आशंका हुई। इस कारण द्वीप के लोग सुरक्षित क्षेत्र में चले गए और इसके तुरंत बाद द्वीप सुनामी की चपेट में आ गया, लेकिन ये लोग बच गए। मछलियां एक दूसरे को खतरे की चेतावनी कैसे देती हैं? तो विद्युत तरंगों द्वारा मछलियां जो है एक दूसरे को खतरे की चेतावनी देती हैं। यह एक ऐसा जंतु है जो जमीन के ऊपर और अंदर जो है पानी के अंदर भी रह सकता है। तो क्या आ जाएगा? मेंढक आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसी का पार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी जैविक क्रियाओं का सही सूची है? जैविक कारक। जैविक कारक कौन से होते हैं? केवल पौधे और जंतु, ये जैविक में आते हैं, तो पौधे और जंतु इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक कारकों की सही सूची है? अजैविक कौन से होते हैं? पौधे और जंतुओं को छोड़ के जो है हवा है, पानी है, ये सब अजैविक होते हैं। तो देखिए, इसमें जंतु है, ये गलत हो जाएगा। इसमें जंतु है, गलत हो जाएगा। जंतु पौधे गलत हो जाएगा। तो हवा, पानी, सूर्य, ये सब क्या है? अजैविक कारक हैं। ठीक है, तो ये थी बच्चों कंप्लीट हिंदी मीडियम में आपका पेपर। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम में भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।